मौजूद हैं मेजर जनरल सीपी सिंह, जो कि हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं हाल ही में नेपाल और इंडिया के रिलेशंस को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में जो देखा गया है और जो सुनने में आया है कि नेपाल की सो कॉल्ड आर्मी ने फायरिंग की है इंडिया के बॉर्डर्स की तरफ और इंडियन सिटीजन्स को हानि पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक चौंका देने वाली बात है जब हम नेपाल की आर्मी की बात करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके 6 रास्ते हिंदुस्तान से गुजर के जाते हैं, और ऐसे में ये फायरिंग होना और टेंशंस बनाना, इसकी चर्चा को लेकर के जुड़े हैं हमारे साथ मेजर जनरल सीपी सिंह। वेलकम टू पॉलिटिकल दावपेच सर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल कि ये जो नेपाल की फायरिंग वाला मुद्दा है, जो कि एक तरफ लोगों को एक बहुत ही चौंका देने वाला है और दूसरी तरफ एक हास्य पात्र भी बन के रह गया है कि नेपाल ने जो है वो फायरिंग की है इंडिया के बॉर्डर्स की तरफ, इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा खुलासा कीजिए। थैंक यू गौरव जी, और थैंक यू पॉलिटिकल दावपेच कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पे बुलाया और आपसे बात करने का मौका दिया। आप सही कह रहे हैं, नेपाल के द्वारा इंडिया के ऊपर फायरिंग करना एक हास्यास्पद सी बात लगती है या एक बहुत आश्चर्यजनक बात लगती है। ये तो ऐसे है जैसे दो भाई आपस में लड़ पड़े हों और छोटा भाई जो है बड़े भाई को मुक्का मारने की कोशिश कर रहा है। नेपाल की आर्मी अगर मिलिट्रीली देखें तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें इसका ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी उनसे दोस्ती है, एक भाईचारे का रिश्ता है। तो हमें इस घटना को, ये 2 घटना हुई हैं, 2 बार उन्होंने फायरिंग की है, एक अपवाद के रूप में देखना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपने दोनों के संबंधों को फिर से वापस उतना ही मधुर बनाना चाहिए जैसे कि पहले थे। तो सर ये एक इंटरप्शन करना चाहूंगा, ये मतलब एक लाइन तो मैं चाहूंगा, बिकॉज आप एक आर्मी पर्सनल रहे हैं और आपकी फैमिली आज भी आर्मी को सर्व कर रही है किसी ना किसी वे में। तो सर ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से, जो आर्म फोर्सेस की स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ये फायरिंग का मुद्दा वैसे तो बहुत देखा जा रहा है, अगर पॉलिटिकली भी देखा जाए तो बहुत छोटा सा लग रहा है हमारी देश की गवर्नमेंट को, तभी इसको ज्यादा अभी अपलिफ्टमेंट नहीं मिल रही, जबकि अभी आगे जाकर के मिलने वाली है क्योंकि चाइना का हाथ माना जा रहा है। तो ऐसे में सर थोड़ा सा इसके बारे में एक क्लियरेंस दीजिए इस लाइन को लेकर के। हाँ जी, देखिए जो फायरिंग है वो अगर मैं आगे चल के आपको क्लैरिफाई करूंगा कि ये हो सकता है चाइना के बेहेस्ट पे नेपाल ने चाइना के कहने पे उकसाने के लिए भारत को ये फायरिंग करी है, जैसे कि उन्होंने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को भी दिखाने की कोशिश करी है। तो इससे हमें जो है उत्तेजित नहीं होना है, जैसा कि वो चाहते हैं। चाइना तो चाहता ही है कि हम उत्तेजित हों और इसमें फंस के रह जाएं और हमारे नेपाल के साथ संबंध और खराब हों। तो इसमें बहुत ही सहनशीलता की और बहुत ही विवेक की जरूरत है कि हम इस समस्या को मिल बैठकर नेपाल के साथ बातचीत करें, लेकिन वो मुद्दा तुरंत हल होना चाहिए, क्योंकि जितना इसमें डिले होगा उतने ही संबंध खराब होंगे। हम जवाब दे सकते हैं मिलिट्रीली, बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसमें भाईचारे में फिर खटास पड़ जाएगी आपसी। भाईचारा जो है नेपाल के साथ इंडिया को कितना जरूरी है? नेपाल को तो नो डाउट अपने 6 रास्तों की वजह से, लैंडलॉक्ड होने की वजह से रूट्स तो हैं, बट आज की डेट में नेपाल का बदला हुआ मुंह देख रहे हैं, जहां पे एक कम्युनिस्ट पार्टी आके रूल कर रही है, जिसने जो है एक नेपाल की अर्थव्यवस्था और जो शासनीय जो कहते हैं गतिविधियां हैं उसको चेंज कर दिया है, शासकीय गतिविधियों को। तो ऐसे में सर इंडिया को कितनी जरूरत है नेपाल की? देखिए, नेपाल एक बफर स्टेट है, जो इंडिया और चाइना के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो नेपाल जो है दोनों के बीच में एक स्टेट है। सो इंडिया का जो LAC का बॉर्डर है वो करीब 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो कि जिसमें जगह जगह डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उसको तो हमें गार्ड करना ही है, उसको ध्यान रखना है, और उस पर अभी आपको पता है टेंशन चल रही है। अगर हम नेपाल के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते हैं, तरफ से निश्चिंत हो सकते हैं कि चाइना का वो एक बहुत बड़ा टेरिटरी जो नेपाल के साथ मिलता है, वहां से हमें कोई खतरा नहीं होगा। इसीलिए एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, जितना नेपाल को हमारी ज़रूरत है उतनी ही हमें नेपाल की ज़रूरत है, और हमें उसको, जो हमारे उनसे इतने पुराने कल्चरल संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, और जो रोज का आना जाना है, उठना बैठना है। नेपाल के लोग इंडिया में आके नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हम लोग नेपाल में जाके
काम करते हैं, हम लोग उनको हर चीज में मदद करते हैं। तो इसको हमें लड़ाई से नहीं सॉल्व करना है, प्यार से सॉल्व करना है। बट सर, मैं जानना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी उतनी जरूरत, इंडिया को भी उतनी जरूरत है नेपाल की जितनी नेपाल को हमारी जरूरत है, या फिर जो है नेपाल को ही हमारी जरूरत है? क्योंकि ये बहुत एक क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक अटकलें ये हैं कि नेपाल ही डिपेंडेंट है। क्या हम भी डिपेंडेंट हैं किसी चीजों के लिए नेपाल पे? बफर जोन तो है, नो डाउट। देखिए, हमेशा हमको हर किसी से आपस में जरूरत पड़ती है। जैसे भूटान के साथ हमारे बिल्कुल भाईचारे के जैसे संबंध हैं, इसी तरह नेपाल के साथ भी हमारे संबंध थे। तो हमें नेपाल को हमारी ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन हमें भी नेपाल की थोड़ी सी जरूरत है, जो कि हमारे चाइना बॉर्डर पे हमारा साथी है और हमेशा से हमारा साथ दिया है। इसी तरह भूटान भी हमारा साथ देता है। तो ये दो बफर स्टेट्स हैं जो हमेशा से इंडिया के साथ रहे हैं, और इनसे संबंध खराब करके हमारा नुकसान ही होगा। तो हमें इनसे अपने संबंध हमेशा अच्छे रखने चाहिए, और स्पेशली जबकि हमारे दो पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान हमेशा हमारे साथ संबंध बिगाड़ के रखते हैं। तो ये तो जो देश हैं ये हमारे अपने हैं, और इनसे इंटरडिपेंडेंस है, दोनों का म्यूचुअली बेनिफिट फायदा है। चाहे नेपाल को और भूटान को हमसे 75% फायदा हो, लेकिन 25% हमें भी उनसे फायदा है। तो हमें उनसे अपने संबंध हमेशा बना के रखने चाहिए। सर, मेरा अगला सवाल आपसे आता है कि संबंधों की जब बात हो रही है, तो हाल ही में इंडो चाइना में जो संबंधों में जो खटास पड़ गई है, ऑब्वियसली वो चाइना की एक एग्रेशन पॉलिसी है, एक्सपेंशन पॉलिसी है, जो डिस्कशन में काफी रही है। तो ऐसे में सर, चाइना किस हिसाब से यूज करेगा नेपाल को? क्या आपकी तरफ से क्या ऐसी स्ट्रैटेजिक प्लान्स होंगे चाइना के कि वो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो ध्यान देने वाला है नेपाल में बिल्डअप होने के, ताकि नेपाल को एक तरीके से वो इनडायरेक्टली खरीद ले और अपना एक तरीके से अपने इशारों पे नचाए? तो क्या ऐसी गतिविधियां कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट चाइना नेपाल को यूज करके? देखिए गौरव जी, इंडिया और नेपाल के संबंध दो भाइयों के जैसे हैं। और इंडिया, मान लीजिए जैसे एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, फिर अलग अलग होके एक ही घर में अलग अलग रहने लगे। इंडिया जो है बड़ा भाई है, समृद्ध है, उसके बच्चे अच्छे से सेटल्ड हैं, अच्छा प्रॉस्परस है, समाज में उसकी इज्जत है। नेपाल अपने खेतीबाड़ी करता है, खुश है, कम प्रॉस्परस है, लेकिन रोज दोनों भाई बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आना जाना है, रिश्ते हैं, तीज त्योहार पे मिलते हैं। अब ऐसे में एक पड़ोसी, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे गांव में अक्सर होता है, एक पड़ोसी आ जाता है, कोई जो जमींदार टाइप का आदमी है, बदमाश आदमी है, उसके पास ताकत भी है, मसल पावर भी है, पैसा भी है, और वो पड़ोस में रहने लगता है। छोटे भाई से कभी हेलो हाय करता है, दोस्ती कर लेता है, फिर उसको बोलता है आजा भाई चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर उसको ड्रिंक भी पिलाने लगता है। फिर कहता है यार तेरे भाई ने तो तेरे साथ बहुत जुल्म किया है, और देख तेरे को आगे नहीं बढ़ने दिया, पनपने नहीं दिया, और अच्छा वाला खेत खुद ले लिया, तुमको खराब वाला खेत दिया है, अपने बच्चे सेटल कर लिए, अब तेरा नंबर आया तो अलग हो गया। तो इस तरह के जहर उसके दिमाग में डालता रहता है। तो नेपाल, उसको छोटे भाई को लगता है कि हाँ सच में बड़े भाई ने तो मेरे साथ बहुत अन्याय किया। तो वो कहता है तू अपने पैरों पे खड़ा हो, अपना कोई बिजनेस शुरू कर और मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, जब तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं उससे बोलता है अपनी जमीन मेरे को लिख दे। तो वो उसकी अपनी जमीन लिख के दे देता है, और उससे जमींदार उससे पैसे लेके और उसको अपने किसी बिजनेस शुरू कराता है, जो कि इवेंचुअली डूब भी जाएगा, और अल्टीमेटली उसको इतने डेट में दबा दे पॉकेट में आ जाता है, और उससे चंगुल से फिर निकल नहीं पाता। इसी तरह अगर हम देखें चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जो कि वो पाकिस्तान के शुरू कर चुका है और अब नेपाल में शुरू करने जा रहा है, उनका क्या होता है कि सबसे पहले वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। जैसे उन्होंने तिब्बत को, जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, उसको अपने काबू में ले लिया। उसके बाद जितनी नदियां वहां से निकलती हैं उनके ऊपर बांध बना दिए, जिससे कि वो पानी को कंट्रोल कर सके, जब चाहे नीचे फ्लड ला सके, जब चाहे सूखा कर सके। उसके बाद वो रोड्स बनाते हैं, जैसे अक्षय चीन में बना रहे हैं, इसी तरह नेपाल में भी बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, रोड्स बनाते हैं, ट्रेन लाते हैं, और उनको बट एक मदद चीज करते पूछना हैं। चाहूंगा कि चाइना से जो एक तरीके का, ऑब्वियसली इंडिया इंडिया के साथ तो उनके एंट्री पॉइंट्स हैं 6, जिसपे नेपाल डिपेंडेंट है लैंडलॉक्ड होने के लिए।
ऐसे चाइना में ये कहा जाता है कि चाइना के साथ ऐसा रूट बनाना एक तरीके से नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है चाइना से उनकी कनेक्टिविटी बनाना। क्या चाइना उस तरफ भी उनका ध्यान दे रहा है ताकि उनकी आवाजाही जो है वो इजी हो जाए? हाँ जी, मैं गौरव जी, ऐसा है चाइना की साइड में जो है ना, पहाड़ जो है बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं, लेकिन उसमें पासेस हैं। और ये बात सही है कि उस तरफ से नेपाल की एक्सेस जो है बहुत मुश्किल है। देखिए चाइना के पोर्ट्स और चाइना का डेवलपमेंट बीजिंग की तरफ है, वहां से करीब 4,500 किलोमीटर पड़ता है तिब्बत, और 5,000 किलोमीटर पड़ता है नेपाल का एरिया। तो करीब 5,000 किलोमीटर से उसको सामान लाना ज्यादा मुश्किल है बजाय इंडिया के जो एंट्री पॉइंट से लाना। और जो पासेस हैं उसमें 2 ही पास ऐसे हैं जहां से चाइना रोड बना के पाकिस्तान नेपाल में सामान और सप्लाईज पहुंचा सकता है। वो लैंडलॉक कंट्री है, तो चाइना के लिए उतना ज्यादा मुश्किल है। हालांकि वो उनको कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये करेंगे, सिर्फ बहकाने के लिए, लेकिन उनकी नेचुरल डिपेंडेंसी इंडिया के प्रति है। जो टेरेन है, जो ज्योग्राफी है, वो भी ये पॉइंट आउट करता है कि नेपाल इंडिया के साथ अपने संबंध अच्छे रखे, क्योंकि सब चीज लाई ऑफ द ग्राउंड इस तरफ है। नेपाल की तरफ, चाइना की तरफ से उनके बहुत लिमिटेड एक्सेस है, और वहां से पासेस के थ्रू रोड्स बनाना और सामान पहुंचाना मुश्किल है उनके लिए। सर, और एक और सवाल, जैसे आपसे मेरा डिस्कशन हो रहा था पर्सनल लेवल पे, तो आपने बताया कि आप हाल ही में एक हफ्ते के उस पे कैंसर की एक मुहिम को लेकर के आप नेपाल गए, एक हफ्ता आप वहां पे रहे। तो उस कनेक्शंस में आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ली? एक तो ये कंजर्वेटिव पार्टी को लेकर के, और ये जो रिलेशंस, बिगड़ते रिलेशन जो कि आगे सुधर जाएंगे, ऑब्वियसली डिपेंडेंसी लेवल है, बट एक तरीके से इंडिया के लिए दो तरफा टेंशन है, तीन तरफा कह सकते हैं, पाकिस्तान, चाइना और नेपाल, but boss is China, which is playing with the two and using the two countries, trying to use them as good as he can to create disturbances in India. तो सर, उस दौरान आपने ऐसा कुछ देखा वहां पे कि क्या लोगों में क्या चेंज आ रहा है? क्या वो भेदभाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना वहां पे राजा के रूप में आ रहा है, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहा है, लोगों के निजी जो लोगों के मेंटालिटी है उसको लेकर के कैसा कुछ दिखा आपने एग्रेशन, ऐसा कुछ? देखिए निर्मला जी, आपने ठीक कहा, पाकिस्तान को तो चाइना ने अपने चंगुल में पूरी तरह ले लिया है। पाकिस्तान को इतना कर्ज के नीचे दबा चुका है कि पाकिस्तान की अब हिम्मत नहीं है कि चाइना के सामने आवाज खड़ी कर सके। अभी जैसे कि हम देख रहे थे कि जब चाइना के साथ बॉर्डर पे हमारी टेंशन हुई, तो उसने पाकिस्तान के एयरफील्ड्स पर भी अपने जहाज भेज दिए और पाकिस्तान में भी अपने सैनिक भेज दिए जो उनको तैयार कर सके, और वो पाकिस्तान को भी अपने एक स्टेट की तरह ही इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का अपना अलग वजूद ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और नेपाल भी अगर यही गलती करेगा तो नेपाल भी वो भी चाइना ऐसे ही हड़प लेगा। अभी आप बात कर रहे थे मेरी विजिट की, ये विजिट मैंने फरवरी के मंथ में, वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को, तो उस टाइम पे एक नेपाल में मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था टॉक के लिए, क्योंकि आपको पता है मैं 3 टाइम्स कैंसर सर्वाइवर हूँ, कैंसर कॉन्करर कह सकते हैं। मैंने ये 3 बार ये जंग जीती है। तो मैं लोगों को प्रेरणा देता हूँ आगे बढ़ने के लिए, और कोई भी ऐसी एडवर्सिटी जीवन में आती है तो उससे लड़ने के लिए। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था इस टॉक के लिए, और उस टॉक के बाद में करीब एक हफ्ते के लिए मैं और मेरे एक फ्रेंड थे, हम दोनों ने नेपाल में काफी भ्रमण किया और जगह जगह हमने लेक्चर्स दिए। काठमांडू में भी 3-4 दिन रहे, बच्चों के कॉलेजेस में जाके हमने मोटिवेशनल टॉक्स दी, वर्कशॉप्स करी ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और मुझे आपके साथ शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वहाँ की आम पब्लिक अभी भी हमारे साथ है, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। रोज हजारों लोग इंडिया की टेरिटरी में आते हैं। हम जब नेपाल में क्रॉस हुए तो हमको 1 मिनट के लिए भी हमारा आदर सत्कार किया, इतनी आवभगत करी, इतना हमारा ख्याल रखा, इतनी रेस्पेक्ट हमें दी कि हमें बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि हम दूसरे कंट्री में हैं। तो जो वहाँ के इंसान के साथ उसके संबंध खराब हो, वो तो बिल्कुल हिंदुस्तानी ही है। और उनके कितने सारे लोग यहाँ पे इंडिया में आके काम करते हैं। मेरे दुकान में सामने जो लड़का काम करता है वो भी नेपाली है, उसी एरिया का, मैं उससे बात करता रहता हूँ। बहुत सारी फैमिलीज नेपाल से आके इंडिया में काम करती हैं। फौज में भी हमने नेपाली सोल्जर्स के साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी है, साथ में रहे हैं, साथ में बातचीत करी है। एक सेकंड के लिए भी हम दोनों को नहीं लगता
तो सर जब आपने वो भ्रमण हम किया तो उस दौरान जो गवर्नमेंट की जो रुख था, ऑफ कोर्स दूसरे आप देश के जब हैं, तो आप इतने जब गहरे संबंध है जो शायद ही मुझे लगता है किसी और देश के साथ होंगे सिवाय। देखिए, गवर्नमेंट का रुख तो ये बाद में धीरे धीरे टेढ़ा होना शुरू हुआ है। जब चाइना के साथ में ये हमारा स्किर्मिश हुआ तो चाइना ने ही नेपाल को उकसाया होगा कि जब ये लड़ाई एलएसी पे हो रही है तो तुम भी अपनी तरफ से थोड़ा सा इनको परेशान करो, इसीलिए उन्होंने ये मैप वाला मुद्दा उठाया, फिर ये बॉर्डर पे फौज लगा दी। अदरवाइज जब मैं गया था तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था। अब सरकार और पब्लिक के परसेप्शन में बहुत डिफरेंस है। पब्लिक पूरी तरह इंडिया के साथ है, लेकिन सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की है। कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा स्टेटस क्यो को, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसको चैलेंज करती है। आप कहीं पर भी देखिए, एक रेबेल होते हैं सिस्टम के खिलाफ। तो राइट कम्युनिस्ट पार्टी जब पावर में आई तो उनके चाइना के साथ थोड़ा सा राइट बिहेवियर नरम हुआ। राइट और चाइना के शायद बहकावे में आके उन्होंने वहाँ की आम पब्लिक बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के साथ उनके संबंध खराब हों और इस तरह की कोई भी बात हो। तो बहुत ही अच्छे, स्पेशली सीधे और स्पेशली बहुत प्यारे स्पेशली लोग सर हैं नेपाल स्पेशली के। स्पेशली सर मैं भारत इंटरप्ट करना चाहूंगा कि स्पेशली जब इस दौरान जब एक आर्थिक डिपेंडेंस है वहां के लोगों की, इजी एक्सेस है हिंदुस्तान में, तो ऐसे में वो कभी भी नहीं चाहेंगे हिंदुस्तान से अपना रुख मोड़ना, जहां पे उनकी गवर्नमेंट एकदम, उनकी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट फ्री है एक्सेस देने के लिए ईदर वेज। तो हमारे भी लोगों के काफी बिजनेसेस चल रहे हैं सर। इसी को लेते हुए अब आगे प्रश्न जाता है कि अभी तो स्ट्रैटेजीज की बात हो गई, टेरेन की बात हो गई, सब कुछ डिपेंडेंट है सर। हम ऑब्वियसली आप ने आर्मी को समय दिया है और आप मेजर जनरल के पद पे आपने सर्व किया है, तो ऐसे में सर आपके हिसाब से, और आप लोगों से बातचीत भी करते हैं, उसके हिसाब से सर हमारी गवर्नमेंट का क्या रुख होने वाला है? क्या हमारी गवर्नमेंट के जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं और या फिर जो हमारे आर्मी के पर्सनल हैं वो अपने लेवल पे ही नेपाल के साथ इस तनाव को सॉर्ट आउट करेंगे, या गवर्नमेंट के हमारे प्राइम मिनिस्टर को रुख लेना चाहिए? इट इज ए इंपॉर्टेंट टाइम फॉर हिम टू टेक सम स्टेप विद नेपाल सो दैट दीज थिंग्स जो है एग्जैजुरेट ना हो। देखिए गौरव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी नेपाल आर्मी के और हमारी इंडियन आर्मी के जो है बहुत अच्छे संबंध हैं, और जो हमारे चीफ हैं वो वहाँ के एक्स ऑफिशियो चीफ भी माने जाते हैं। तो आर्मी में आपस में कोई मतभेद नहीं है। और अगर आपको याद हो तो नेपाल के सरकार ने वहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बोला था कि आप इंडिया के खिलाफ बयान दें। उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये बयान नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें कोई मिलिट्री की कोई बात नहीं है, आपने पॉलिटिकल लेवल पे झगड़ा करना है तो करिए। तो दोनों आर्मीज में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमारे आपस में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो झगड़ा है ये सॉल्व नहीं होगा मिलिट्री लेवल पे, क्योंकि ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि इंडिया पहल करे, लाइक ए बिग ब्रदर, एल्डर ब्रदर, और इस झगड़े को जल्दी से जल्दी मिल बैठ के सुलझा लें। क्योंकि सर हाल ही में ये प्रश्न इसलिए उठता अभी है। देखिए, वो जो भाईचारे की बात होती है। हाँ जी, आप बोलिए। जी मैं कह रहा हूं सर, हाल ही में प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, उनका उनका ज्यादा रुख नहीं हुआ है नेपाल की तरफ चीजों को लेकर के, क्योंकि हमने शायद वो एक ईज की तरह है, क्योंकि वो बड़े भाई सोचते हैं अपने आप को, जो कि हिंदुस्तान है भी, तो बड़ा भाई सोचता है कि छोटा भाई जो है ज्यादा भी नहीं करेगा, उसे तनाव से, प्रेशर से हल किया जा सकता है। बट ऐसे में जो छोटे भाई के पास एक बड़े जाइंट का साथ आ रहा है, चाइना का, तो ऐसे में क्या उन्हें जल्द से जल्द इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए? मिलिट्री कैसे, आर्म फोर्सेस कैसे इस तरीके को देखती हैं, क्योंकि उन पे फिर भी भार बढ़ जाएगा आगे जाकर के इस तनाव का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें अपना ये जो एल्डर ब्रदर वाला एटीट्यूड है इसको छोड़ देना चाहिए। आज की तारीख में दुनिया में सब बराबर हैं, चाहे वो छोटा देश है चाहे बड़ा देश है। और हमें नेपाल की जो अपनी सॉवरेनिटी है, जो उसकी स्वतंत्रता है, उसका सम्मान करना चाहिए। और जल्दी से जल्दी इस समस्या को हल करने के लिए जो हाईएस्ट लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग करनी चाहिए। क्योंकि जितना हम इन चीजों को डिले करते हैं उतनी ये चीजें और कटुता पैदा करती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। अब देखिए, जैसे पहले ये नेपाल के जो बॉर्डर वाला जो इशू था, ये बॉर्डर वाला इशू थोड़े दिन पहले ये
ब्रेकअप हुआ, तो उसी टाइम पे अगर हम बात कर लेते तो बात खत्म। इसको हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर एक जब हमने ये सड़क बनाई, जो हमारे रक्षा मंत्री ने सड़क मानसरोवर यात्रा के लिए जब इनॉग्रेट करी, तो नेपाल ने इस पे ऑब्जेक्शन किया। उस टाइम पे भी हमने इस समस्या को वहीं के वहीं सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। नहीं तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक करके जो भी समस्याएं मिल बैठ के, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपस में दो भाइयों में सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। तो हमें इस समस्या को जल्दी से जल्दी एड्रेस करना चाहिए। एक बड़े भाई की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, एक बराबर के दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए, और नेपाल के जो भी उसके ग्रीवेंसेस हैं उनको सुनना चाहिए। उसकी जो भी समस्याएं हैं उसको दोनों तरफ से समझदारी दिखाते हुए इसको हल कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। दोनों सेनाओं के लिए भी ये अच्छा है कि जितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम दोनों सेनाएं आपस में काम करती आई हैं अब तक इंडिपेंडेंस से लेके, वैसे ही हम लोग आगे भी इतने अच्छे संबंध रखें। कितने उनके ऑफिसर्स कोर्स में आते हैं, मैंने उनके साथ कोर्सेज किए हैं, मैं उनका स्पॉन्सर स्टूडेंट रहा हूँ, उनके साथ एक तरह की दोस्ती हो गई है। अभी भी हम लोगों के मेल पे और व्हाट्सएप पे बातचीत होती है। तो ऐसे में अगर आपस में दो सरकारें लड़ेंगी तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट हम लोगों के रिलेशन पे, फौज के रिलेशन पे भी आएगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी इस समस्या को हमें सॉल्व करना चाहिए और हमें पहल करनी चाहिए। एज ए बिगर नेशन हमें पहल करनी चाहिए, लेकिन एल्डर ब्रदर का रोल नहीं अटेंड प्ले करना चाहिए, हमें बराबर के दोस्त का रोल प्ले करना चाहिए। सही कहा सर। अब एल्डर ब्रदर के अब इट इज द टाइम ऑफ ग्लोबल, एक ग्लोबल समय है जब सब देशों को ऑल ओवर द वर्ल्ड एकजुट होकर काम कर रहे हैं। खास करके कोविड ने तो बड़े बड़े देशों को एक तरीके से तहस नहस कर दिया है, जो कि सुपर पावर्स के नाम से आते थे, सब अपने अंदर जूझ रहे हैं। ऐसे में एल्डर ब्रदर का खिताब तो आज की डेट में चला जाता है, बराबरी का खिताब आता है। नो डाउट नेपाल भी उभरना चाह रहा है और एक अच्छे नेशन के रूप में बाहर निकलना चाह रहा है। और ऐसे में सर, जैसे हमारे काफी ज्यादा हमारे प्रोजेक्ट्स भी नेपाल में चलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए नेपाल में लगाए हैं, और भी है। रेल्स भी सुनने में आई है कि काफी इंडिया का हाथ रहा है उसको एस्टेब्लिशमेंट देने के लिए, और काफी चीजें ऐसी हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया ने भी नेपाल को दी हैं, और काफी हद तक आप कह सकते हैं कि आर्थिक सहायता भी दी है काफी बार। पिछले टाइम में ये देखा गया है। ऐसे में इसको जो है ना छोड़ते हुए सर, कोई क्विक वर्ड आप कहना चाहेंगे ऐसा जो कि स्ट्रैटेजिकली टेक्निकली स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो, और जो व्यूअर्स की नॉलेज के लिए अच्छा हो, और सरकार तक भी एक तरीके का सजेशन जाए कि ये ऐसे हो सकता है और ऐसे चाइना दूर रह सकता है? देखिए गौरव जी, हम जो एड तो देते हैं उसका जो हम माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, मैं सिर्फ एक वर्ड में अगर कहना चाहूंगा कि दोनों सरकारों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जबकि दोनों देश के ट्रेडर्स जो है आपस में ट्रेड कर सकें, इकोनॉमिकली फल फूल सकें, कल्चरली और एजुकेशनली हम एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकें। दोनों सभ्यताएं, दोनों देशों की जो जनमानस है, जो पॉपुलेशन है, वो चाहती है एक दूसरे से इंटरेक्ट करना। तो सरकारों का फर्ज बनता है कि ऐसा एक वातावरण क्रिएट करें जिसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण क्रिएट करें, जिससे कि दोनों आपस में मिल पा सकें और दोनों के लिए ही इसमें समृद्धि है, दोनों के लिए ही इसमें ग्रोथ है। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए, बाकी तो जनता अपने आप सब एक कर लेगी। ठीक है, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा सर। अब सेशन को रैप अप करते हुए कि ये थे हमारे साथ मेजर जनरल सीपी सिंह, जिन्होंने एडवाइस किया है और पहलू एक तरीके से हाईलाइट किया है कि हाल ही में जो नेपाल है वो क्यों इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसने इंडिया पर जो है इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर फायरिंग किया। इसके बारे में उन्होंने एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दिया है हमें कि किस तरीके से, क्यों, क्या, और असलियत में क्या चाइना का रोल है इस फायरिंग के पीछे, और नेपाल और इंडिया के संबंधों में खटास डालने के पीछे। ये थे वो गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दावपेच के लिए मुंबई से। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद,